बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त मुस्लिम दुनिया में जिस आदमी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वो रजब तैयब उर्दगान, जो इस वक्त तुर्की के सदर हैं और पहले तुर्की के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। रजब तैयब उर्दगान के बारे में हम लोग ये तो सारे जानते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के बारे में कहीं पर भी बात होती है तो फ़ौरी तौर पर आपको एक आदमी मुतहर्रिक नज़र आता है। वो मदद कर सके प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली करता है, वो बात कर सके तो बात ज़रूर करता है, वो मौक़िफ़ ज़रूर मुसलमानों के साथ खड़ा रखता है और अपना वोट हमेशा मुसलमानों के हक़ के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर उसकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है रजब तैयब उर्दगान की, और ये लगातार बढ़ी है, एकदम ऐसा नहीं हुआ। ये आदमी ऐसा क्यों है, ये किस वजह से ऐसा बन गया और ये क्या करना चाहता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस आदमी के बैकग्राउंड में जाएं। आपको पता हो ये कौन है, कहाँ से आया, इसकी तरबियत कैसे हुई, किन हालात में ये बड़ा हुआ और किस किस्म के नज़रियात का ये हामी है। तो तब आप समझ पाएंगे कि रजब तैयब उर्दगान इस वक्त मुसलमान दुनिया के अंदर इतने मकबूल क्यों हुए। तो सबसे पहले तो मैं शुरू से आगाज़ कर लेते हैं कि 26 फरवरी 1954 को रजब तैयब उर्दगान पैदा हुए और इस्तंबुल के करीब एक शहर है जिसका नाम है कासिम पाशा। तो ये वहाँ एक इस्तंबुल के करीब एक शहर है, वहाँ पे पैदा हुए रजब तैयब उर्दगान, और ये 1954 में पैदा हुए, फरवरी 1954, 26 फरवरी थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं पे हासिल की, और जिस स्कूल में हासिल की वो भी मजहबी नौइयत का एक स्कूल था, यानी उसका जो नाम है वो इमाम हातिब स्कूल है, और यहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। इस स्कूल का एक कानून था, वो समझना आपको थोड़ा ज़रूरी है। इसका जो फार्मूला था एजुकेशन का या तालीम देने का, वो ये था कि ये 1/4 यानी 25% तालीम जो है वो कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक देते थे। तो ये जो इमाम हातिब स्कूल था जहाँ पे तालीम हासिल की रजब तैयब उर्दगान ने अपने बचपन में एक मदरसे में, फिर वहाँ पे तालीम हासिल की, और ये जो तालीम है इसका 25% हिस्सा कुरान मजीद पे, अरबी पे और अहादीस नबवी पे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे मबनी था। तो यहाँ से इन्होंने ये तालीम हासिल की। उसके बाद ये चले गए अनकरा स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और कमर्शियल साइंसेज, आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है मारमरा यूनिवर्सिटी। तो मारमरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की, आला तालीम, और उसके बाद ये सियासत में आ गए। 1976 में रजब तैयब उर्दगान ने सियासत का आगाज़ किया, लेकिन सियासत से पहले थोड़ा सा वापस जाएं पीछे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आदमी गरीब था या अमीर था। रजब तैयब उर्दगान के जो वालिद थे, साहिलों के इलाकों में, जहां साहिल होते हैं शहरों में, वहां पे कोस्टल गार्ड होती है। यहाँ पे आपके बलूचिस्तान में भी है, कराची में भी है। ये कोस्टल गार्ड का ये काम है कि समुद्रों के किनारे पे अगर कोई डूबने लगे या कोई इस तरह का वाकया हो तो हादसात से निपटने के लिए फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं। इनके वालिद तुर्किश कोस्टल गार्ड के अंदर एक कैप्टन थे और वहाँ पे वो काम करते थे, और इनको इनके बचपन में जो इनके वालिद पैसे देते थे वो एक हफ्ते में 2.5 लीरा यानी 2.5 लीरा, तुर्की की जो करेंसी है उसका नाम लीरा है। अब तो तकरीबन कोई 1.5 लीरा या इसके आसपास का $1 बनता है, लेकिन पहले जो था वो ये था कि लीरा बहुत ज़्यादा होते थे, फिर $1 बनता था। तो 2.5 लीरा इनके वालिद इनको दिया करते थे इनके बचपन में, और उस दौर में ये $1 से भी कम बनता था। तो इन पैसों से रजब तैयब उर्दगान जो हैं वो पोस्ट कार्ड्स जो होते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग इंटरनेट है, बहुत तेज़ दौर है, आप व्हाट्सएप करते हैं, लोगों को आप तोहफे इंटरनेट पे फ़ोन पे भेज देते हैं। पहले जो है वो पोस्ट कार्ड्स हुआ करते थे, तो ये वो ख़रीद लेते थे, उनको बेचते थे। फिर उसके अलावा जिन इलाकों में ट्रैफिक जैम होती थी या ट्रैफिक रुकती थी, उन एरियाज़ में गर्मी में जाके ये नींबू पानी बेचा करते थे या पानी की बोतलें बेचा करते थे लोगों को। तो इससे रजब तैयब उर्दगान पैसे कमाते थे। और इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया कि ये एक लंबा गाउन पहन के 3 पहियों वाली एक साइकिल टाइप एक सवारी हुआ करती थी, रेडी टाइप, उसके ऊपर ये एक तिलों वाला ख़ास किस्म का, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होता लेकिन जो लोग तुर्की में जाते हैं या वहाँ जानते हैं, वहाँ पे तुर्की में एक रिंग होता है, तिलों से बना हुआ एक रोटी टाइप की एक चीज़ होती है, जैसे पाकिस्तान में बाकर खानी है या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो वो तुर्की की एक स्पेशल चीज़ है, वो भी ये बेचते रहे सड़कों पे रजब तैयब उर्दगान। उसके बाद ये कासिम पाशा शहर का एक लोकल फुटबॉल क्लब था,
और वहाँ पे ये फुटबॉल खेलना इन्होंने शुरू किया और बड़े अच्छे फुटबॉलर थे, बल्कि वो चाहते थे कि इनको किसी बेहतर क्लब में भेजा जाए, लेकिन इनके वालिद ने इनको मना किया। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ज़्यादा इस गेम की तरफ जाए, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था उस वक्त और इसका इतना फ़ायदा नहीं था। तो तैयब उर्दगान वहाँ पे एक सेमी लेवल के प्लेयर रहे। तो रजब तैयब उर्दगान जो है उस दौर में एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रहे, और जिस शहर में ये फुटबॉल खेलते थे वहाँ के स्टेडियम का नाम अब रजब तैयब उर्दगान के नाम के ऊपर है। इनको सूफीज़म से बड़ा लगाव था, और नक्शबंदिया एक जो फ़िरका है उसको ये उसके मानने वाले हैं, उसके बहुत करीब रहे हैं, उसकी तालीबात पे अमल करते रहे हैं। तो सूफीज़म से इनका बहुत लगाव था। और तुर्की को जो लोग जानते हैं और जो लोग पढ़ चुके हैं तुर्की के बारे में या खिलाफत उस्मानिया के बारे में, तो खिलाफत उस्मानिया पे आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है। अर्तुगरुल गाजी का जो ड्रामा है उसमें भी एक किरदार है इब्नुल अरबी, और उससे साबित होता है कि उस्मानिया खिलाफत के साथ जो है वो तसव्वुफ़ का एक गहरा रंग था, सूफीज़म की एक छाप थी उनके ऊपर, और वही आपको तैयब उर्दगान में नज़र भी आती है। तैयब उर्दगान ने 1976 में सियासत का आगाज़ किया, और 18 साल कोशिश करने के बाद वो एक बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर बने, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते थे, और फिर उनको मौका मिल गया इस्तांबुल का मेयर बनने का। मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे जो तुर्किश शहबाज शरीफ साहब के दौर में आए थे मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ काम करने के लिए। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 1994 से पहले इस्तांबुल की सड़कों के ऊपर अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहाँ ट्रैफिक जैम रहा करता था घंटों, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, और इस्तांबुल ने, इवन इस शहर ने बहुत ज़्यादा कर्जा उठा रखा था। इसके गटर उबल रहे होते थे, इसके अंदर गंदगी बेशुमार होती थी, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता था, सेहत की सहूलतें नहीं थी, खाने पीने की अशिया में मिलावट, बेशुमार प्रॉब्लम थे। और वो ये कहते हैं 4 साल के लिए एक शहर को एक मेयर मिला, रजब तैयब उर्दगान, और उस शख्स ने इस शहर की किस्मत बदल के रख दी। 4 साल के अंदर ये शहर बिल्कुल बदल गया। 1998 में शहर ऐसा हो चुका था कि इसके अंदर सफाई के बेहतरीन इंतजाम थे, बल्कि दुनिया के बेहतरीन शहरों के अंदर इसको शामिल किया जा रहा था, और यह कहा जा रहा था कि ये यूरोप के बेहतरीन शहरों के स्टैंडर्ड के ऊपर एक शहर आकर खड़ा हो गया है। तो तैयब उर्दगान की ये बड़ी मेहनत थी, बड़ी लगन थी, जिसके साथ उन्होंने इस शहर को बेहतर किया। तो फिर लोगों को लगा कि अगर एक शख्स एक शहर को ऐसा कर सकता है तो फिर मुल्क को कैसा कर सकता है। तुर्की के अंदर जो है वो करप्शन आम थी, हालात बहुत ख़राब थे, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, जो पॉलिटिकल एलीट थी उनको पूछने वाला कोई नहीं था, ताकतवर के सामने कानून जो है वो सर नीचे कर लेता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था। और तुर्की की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, एक सेकुलर मुल्क होने की वजह से, कि हम किसी तरह यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, और इसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार थे। अपना माजी, अपनी इकदार वो भुला चुके थे। उस वक्त रजब तैयब उर्दगान ने 3 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में वो अपनी ज़िंदगी में रहे हैं। सबसे पहले वो 1981 से पहले तक वो रहे नेशनल सैल्वेशन पार्टी में, और उसके बाद 1983 से 1998 तक वो रहे वेलफेयर पार्टी में। वेलफेयर पार्टी के ज़रिए ही वो मेयर बने थे इस्तांबुल के। इसका पुराना नाम जो है कुस्तुनतुनिया है, ये भी याद रखें आप। 1998 से 2001 तक जो है वो वर्च्यू पार्टी में रहे, और उसके बाद रजब तैयब उर्दगान ने अपनी पार्टी बनाई 2001 में। 2001 में जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई उसका नाम रखा जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। रजब तैयब उर्दगान पहले एक दफ़ा गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और गिरफ्तार वो इसलिए हुए कि उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी एक शायर की, और वो नज़म जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल करार दिया गया, और रजब तैयब उर्दगान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। वजूहात खाली वो नज़म पढ़ना नहीं थी, वजूहात वो चीज़ें थी जिस पे रजब तैयब उर्दगान चल रहे थे। ये जिस जगह जाते थे लोगों को अपना मद्दाह बना लेते थे। इनकी मौजूदगी में तेज़ी से इस्लाम आगे की तरफ बढ़ रहा था। ख़वातीन जो हैं वो इनकी वाइफ को देख के स्काफ करना शुरू हो गई थी, और रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लाम पसंद लोग जो है वो इनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। तो इस वजह से इनको सेकुलर तुर्की में इनके लिए जगह नहीं बन रही थी, इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको गिरफ्तार भी किया गया। उस बीच में रजब तैयब उर्दगान ने फैसला किया कि क्यों ना मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं जिसके ऊपर इस्लाम के बजाय डेवलपमेंट और वेलफेयर की एक छाप हो, ताकि मेरा रास्ता ना रोका जाए। उनके अंदर एक बहुत बड़ा मुसलमान बैठा था जो उनको बार बार आगे बढ़ने के लिए कहता था, जो बार बार उनको उनका माजी याद दिलाता था, जो बार बार खिलाफत उस्मानिया और खुलफाए राशिदीन का दौर याद दिलाता था। लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी,
कि यहाँ पे इंसाफ और तरक्की के नाम पे एक पार्टी मैं बना रहा हूँ। और एक साल के अंदर ये तैयब उर्दगान की मकबूलियत थी कि एक साल के अंदर जो इलेक्शन हुआ 2002 में, वो इनकी पार्टी जीत गई। रजब तैयब उर्दगान जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2014 में वो सदर बने, 2018 में दोबारा सदर बने। यानी रजब तैयब उर्दगान 2002 से लेकर अब तक लगातार इक्तदार में चले आ रहे हैं, कोई इनको हरा नहीं पा रहा। इस बीच में इनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की गई। दरख्तों की कटाई के मामले को लेकर जो लिबरल्स थे, जिस तरह के लोग पाकिस्तान में भी आपको मिलते हैं, कोई इनको बहाना चाहिए कि वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकें, दीन के अगेंस्ट कोई बात कर सकें, तो उसके लिए वो रास्ते ढूंढते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लिबरल्स हैं, मुबत्ती माफिया इस किस्म के लोग हैं। तो वहाँ पे 2013 में तैयब उर्दगान के खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग निकले, तो उन्होंने इसको बड़ी सख्ती से जो है वो दबा लिया। 2016 में उनके खिलाफ एक कू किया गया, यानी 2016 में रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ एक फौजी बगावत करवाई गई और इसके अंदर अमेरिका मुलव्वस था मुबैना तौर पे, और तुर्की ये कह चुका है और वो कई जगह पे इसका जिक्र कर चुके हैं। उस बगावत को लोगों ने कुचल दिया, लोग टैंकों के आगे लेट गए, लोगों ने मुकाबला किया और रजब तैयब उर्दगान जो एक छोटे से घर से उठ के आया था, वो लोगों के दिल की ऐसी आवाज बना कि लोग उसके लिए टैंकों के आगे लेट गए, फौज के साथ भिड़ गए और उसको बचा के वापस ऐवान सदर में लाके बैठा दिया। और जितने लोगों ने इस बगावत में हिस्सा लिया उन सबको अवाम ने गिरफ्तार करके इदारों के हवाले किया। उसके बाद बड़ा जबरदस्त क्लीन अप ऑपरेशन किया रजब तैयब उर्दगान ने और एक बड़ा खौफनाक किस्म का उन्होंने सख्ती के साथ निपटा उन तमाम एलिमेंट्स के साथ जिन्होंने तुर्की के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। तो तैयब उर्दगान इस वक्त एक हर दिल अजीज लीडर के तौर पे मौजूद हैं तुर्की में, ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा में। और उसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात जो है मैं आपके साथ डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप ये जान लें कि अरबों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला रजब तैयब उर्दगान से है। बैनुल अक़वामी सतह पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन कामों की वजह से वो उम्मत मुस्लिमा में उभर के ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि इस दौड़ में, लीडरशिप की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रजब तैयब उर्दगान के बारे में इनकी मकबूलियत में कमी हुई 2018 में, 2019 में, जब अंकारा शहर और इस्तांबुल में इनकी पार्टी लोकल बॉडीज का इलेक्शन हार गई। एक दफा रजब तैयब उर्दगान ने खुद कहा था तकरीर करते हुए कि अगर हमारी पार्टी के हाथ से इस्तांबुल गया तो समझो पूरा तुर्की गया। 2019 में इन्होंने दोबारा वो इलेक्शन करवाया लेकिन फिर हार गए और इस पार्टी को बहुत तशवीश हुई। लेकिन इस वक्त दोबारा रजब तैयब उर्दगान पूरे तुर्की में मकबूल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मकबूलियत एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले जो आया सूफिया म्यूजियम था, जो पहले मस्जिद हुआ करती थी, फिर सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उसको ख़रीदा, फिर वो 500 साल तक मस्जिद रही, फिर तकरीबन इसके बाद इस्तांबुल के अंदर रजब तैयब उर्दगान का जो नारा है वो गूंजता है। मैं अभी तक के लिए आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीडियो आप देखें, फिर आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह इस आदमी ने इस्लामी दुनिया में मुकाम पैदा किया। वो कौन कौन से काम हैं जो रजब तैयब उर्दगान ने किए जिनकी बिना पे आज अरब ममालिक इनसे खौफजदा हैं या खाइफ हैं, और वो क्यों इनका रास्ता रोकना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।